हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं। आजकल चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। बहुत जल्द ये टेस्ट लाइव भी होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। इससे पहले इसमें से 25 या 26 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, बट पीडीएफ उतने क्लियर ना होने के कारण मैंने उसको वहीं पे एंड कर दिया था। फिर भी मैंने उस वीडियो को शेयर किया था। आप में से बहुत से लोगों ने उस आगे के क्वेश्चन देखना चाहा, इसलिए ये नेक्स्ट वीडियो लाया जा रहा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर जाइए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए कोई फ्री में इतनी अच्छी क्लास प्रोवाइड करा रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है सामने वाले के लिए कुछ करना। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, बस इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें बहुत सारे आप सब में ऐसे भी हैं जो बुक के प्राइस या फिर नाम जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बुक के प्राइस बहुत ही लो प्राइस है, 105 रुपीज़ है। और बुक है ये गृह विज्ञान के क्वेश्चन बैंक के रूप में आता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, 6 से 7 हज़ार तक क्वेश्चन रहते हैं। और जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस बुक का आगे का जो फ्रंट पेज होता है वो भी लेते आऊँगी, जिससे आप लोगों को पता चल जाए किस बुक से ये क्वेश्चन है। और आप लोग बुक नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल के साथ बने रहिए, आपकी तैयारी यहाँ पे अच्छी कराई जाएगी। वैसे मैं खुद ही 2000 तक रुपए खर्च कर चुकी हूँ, तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, आप यहाँ पे देखते रहिए। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कौन सा भोजन या फिर भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का हाँ, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कच्ची मछली और मांस और टिक्का, अंडे, दाल और भूरा चावल, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा? आप चाहे तो अपना आंसर किसी पेजेस पे लिख सकते हैं और लास्ट में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो दाल एवं भूरा चावल भोजनों की संयोजना में अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। दाल और भूरा चावल आदि भोजनों या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है? तो किस बच्चों का है? नाइजीरिया का, पाकिस्तान का, भूटान का, या फिर भारत का? तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार नाइजीरिया देश वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो कौन से हैं? फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट, फ्लेमेंट फूड, या फिर फोर्टिफाइड फूड। तो कौन से हैं अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, वो कौन से हैं? तो वो है फूड एडिटिव। ऑप्शन ए सही होगा। फूड एडिटिव पदार्थ भोज्य पदार्थों के उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी के कई कारण हैं, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है भोज्य पदार्थों में मिलावट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के कितने चरण हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के कितने चरण हैं, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 5, 6, 7 एवं 8। तो यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के 4 चरण होते हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के 4 चरण होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र में महामारी विज्ञान के चरणों का वर्णन है। महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ एजेंडा सेटिंग, कार्यक्रम, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र के 4 चरणों में योगदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वह भोजन जो पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, कौन सा है। मृदु भोजन, पूर्ण द्रव्य भोजन, अस्पष्ट द्रव्य भोजन या फिर नियमित भोजन। तो वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है वो कौन सा है, तो वो है अस्पष्ट द्रव भोजन। ऑप्शन सी सही होगा। यह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः पर्याप्त है वो है अस्पष्ट द्रव भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह भोजन, ये तो दोनों हो गया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के कितने चरण होते हैं, तो 4 होते हैं। इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है वो है अस्पष्ट द्रव भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी कथन और कारक से है। ये क्वेश्चन है अभिकथन है कि अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र। 6 से 59 माह का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, तो 6 माह से 5 साल तक की अगर यहाँ पे लिखा रहे वो भी सही होगा, या फिर 6 माह से 59 माह की उम्र के बच्चों के में किया जाए। और कारण में दिया गया है आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होता है। तो सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होता है, तो कौन सा सही है इसमें। ए और आर दोनों सही है, ए और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, या एक गलत है और आर सही है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कूट में इसका आंसर है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। 1 मिनट, थोड़ा फैन ऑन कर लो। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन को सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में लगाना है, इसमें सबसे पहले क्या है, तो विश्लेषण के लिए संरचना, मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना, उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना, नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आएगा मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना, देन आएगा सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, उसके बाद आएगा विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, फिर आएगा नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, और लास्ट में आएगा उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। तो शरीर में कार्य पर भोजन के रूप में कौन परिभाषित है? शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य एवं पोषण। तो शरीर में कार्य पर भोजन के अध्ययन के रूप में पोषण परिभाषित है। शरीर में कार्य पर भोजन के अध्ययन के रूप में पोषण के रूप में परिभाषित है। पोषण की स्थिति संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है निद्रा, व्यायाम, पोषण, स्वच्छता। तो बच्चों के शारीरिक विकास में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सी है? बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पोषण। ऑप्शन सी पोषण होगा। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके पोषण को माना जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्क से अधिक होती है क्योंकि उनका शारीरिक विकास कर रहा होता है तथा उनके विकास और उचित ग्रोथ के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक होता है। अच्छे पोषक तत्व बच्चों को न सिर्फ पोषण देता है बल्कि उसके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है कहाँ होता है? मुंह में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। मुख व अमाशय के बाद भोजन गृहिणी में जाता है। भोजन क्राइम के रूप में जब अमाशय से गृहिणी में पहुंचता है तो गृहिणी से अंततः पचा हुआ पदार्थ क्षुद्रांत में जाता है जहां पर पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोषण क्या है इस बारे में बताना है हमें। तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग संवृद्धि और नवीनीकरण के लिए करता है। या पोषण एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उनके कार्य और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। यह पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो आप अपने नोट पॉइंट में आंसर लिखते रहिए तब तक। तो पोषण क्या है? तो पोषण मैं बोल दूँ आंसर। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। हम इसको थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। पोषण वैसी प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अंगों के वृद्धि एवं पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक तत्वों को प्राप्त करता है तथा शरीर में उनका उपयोग करता है। यह मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है दबाव द्वारा पकाने पे, प्रेशर यानी प्रेशर कुकर में, भूनने से, उबालने से या फिर तलने से। तो पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है कहाँ अधिक होता है? तो पोषक तत्वों का धारण अगर हम भोजन को उबाल के पकाते हैं तो यहाँ इसमें पोषक तत्व काफ़ी हद तक बच जाते हैं।
तो भोज्य पदार्थों को उबालने से उनमें पोषक तत्वों का धारण सर्वाधिक होता है। वास्तव में किसी खाद्य पदार्थ को कच्चा या उबाल कर खाना उसे भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है, क्योंकि कुछ पदार्थों को पका देने से उसकी पोषण क्षमता कम हो जाती है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है ट्राइजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से, भोजन के प्रोटीन का अनुमान और भोजन में वसा का मूल्यांकन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि ट्राइजिल टेस्ट किसके लिए है? ट्राइजिल टेस्ट किस लिए है? तो ट्राइजिल टेस्ट भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन होता है। ऑप्शन ए सही होगा। ट्राइजिल टेस्ट भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो हो चुका है कि पोषण क्या है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है, और पोषक तत्वों का धारण सबसे अधिक उबालने पे होता है। और ट्राइजिल टेस्ट भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। तो भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं, देख लेते हैं। भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं? रेशे या रफेज, जल, वर्ण यौगिक एवं उपरोक्त सभी। तो भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं तो कौन से हैं? तो भोजन के गैर पोषणीय घटक उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी सही है। रेशे या रफेज, जल वर्ण यौगिक आदि भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। फल और सब्जियों में बहुत सारे गैर पोषक तत्व होते हैं और साथ ही कैरोटीनॉइड, डाइथियोलेथियोन और फ्लेवोनोइड्स, विटामिन जैसे फोलेट, सी और ई आदि होता है। नेक्स्ट है किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है? तो किसी उत्पाद पे एमआरपी से क्या अभिप्राय? ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और कहीं ना कहीं आप सब इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे। न्यूनतम फुटकर मूल्य, अधिकतम फुटकर मूल्य, सूक्ष्म फुटकर मूल्य एवं उपरोक्त सभी। तो किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है? तो किसी उत्पाद पर एमआरपी से तात्पर्य है कि अधिकतम फुटकर मूल्य। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य या उपरोक्त सभी। तो भोजन शरीर में कौन सा कार्य करता है? तो भोजन शरीर में उपरोक्त सभी कार्य करता है। शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य एवं मनोवैज्ञानिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांच खाद्य समूह पद्धति है। तो पांच खाद्य समूह पद्धति कौन सी है? तो प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज,
अनाज एवं उत्पाद, दाल एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, वसा एवं चीनी। नेक्स्ट है प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज। एंड नेक्स्ट है खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल एवं दूध। तो कौन सा आंसर होगा? पांच खाद्य समूह पद्धति में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दाल एवं फलियां, खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दाल एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां। हम जीने के लिए खाते हैं, न कि खाने के लिए जीते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन मनुष्य की जल एवं वायु के बाद एक अति आवश्यक चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? तो इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? 24 घंटा बाद की विधि, उम्र अनुसार लंबाई, जय रसावन विधि या रचना विधि। तो इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती? तो ये क्वेश्चन जो है इसका आयोग ने इसके सारे ही उत्तर सही माना है। पोषण स्तर का आकलन की विधियां शारीरिक माप द्वारा, आहारीय सर्वेक्षण, जीव रसायन व अन्य प्रयोगशील निरीक्षण द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने उपरोक्त सभी माना है, तो सारे सही होंगे। इसके सभी को नंबर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोल क्या है? रोल क्या है? रोल वर्णक है, रंजक है, रंग है या फिर धागा है? तो रोल क्या है? रोल वर्णक है। ऑप्शन ए सही होगा। रोल या रेजिन गोंद जैसे हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है। रोल या फिर रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है जो वृक्षों का छाल और लकड़ी से निकलता है। अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे कोणधारी पेड़ों से रेजिन अधिक मात्रा में निकलता है। रोल एक वर्णक है। रेजिन का प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन, वर्निश, सुगंध और अगरबत्तियां बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है? आत्मसात्करण, आधारीय चयापचय, पाचन या फिर आहारीकरण। तो अघुलनशील संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार के रूप में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन बी सही होगा, आधारीय चयापचय। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण आधारीय चयापचय कहलाता है। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण आधारीय चयापचय कहलाता है। शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाला चयापचय आधारीय चयापचय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषण स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है। तो पोषण स्थिति का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है? अच्छी और बुरी, कुपोषित व अतिपोषित, अपर्याप्त व पर्याप्त और अनुकूलतम और अल्पतम। तो पोषण स्थिति का वर्गीकरण किस में करते हैं? तो इसमें हम करते हैं अनुकूलतम एवं अल्पतम। ऑप्शन डी सही होगा। मुख्य रूप से पोषण की स्थिति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है हम देख ले जरा। तो पहला होता है उत्तम,
उत्तम पोषण, दूसरा होता है अनुकूलतम पोषण, दूसरा होता है अनुकूलतम पोषण और तीसरा होता है अपर्याप्त पोषण। तीसरा होता है अपर्याप्त पोषण। तो पोषण की स्थितियां 3 प्रकार की होती हैं, उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण और अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण को ही हम अल्पतम पोषण भी कहते हैं। तो अपनी विशेष आवश्यकताओं के पोषक तत्व उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो पोषण की वैसी स्थिति उत्तम पोषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्न में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्न में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। पहला है 4 खाद्य वर्ग, दूसरा है 5 खाद्य वर्ग, तीसरा है 7 खाद्य वर्ग और एक लास्ट है चौथा है 11 खाद्य वर्ग। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा कितने खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया है, 2004 का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कि एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। वो कौन से 11 खाद्य वर्ग हैं जिसकी अनुशंसा की गई है। तो पहला है अनाज एवं ज्वार या बाजरा, दूसरा है दालें को फलियां भी बोल सकते हैं, तीसरा है गिरिया और तिलहन, चौथा है सब्जियां, पांचवा है फल, छठा है दूध एवं दूध से बने पदार्थ, सातवां है अंडा, आठवां है मांस मछली तथा अन्य प्राणिज आहार और नौवां है वसा एवं तेल। 10 नंबर पे आता है शक्कर एवं अन्य स्टार्च युक्त आहार एंड 11 नंबर पे आते हैं मिर्च एवं मसाले। तो सबसे लास्ट में आते हैं मिर्च एवं मसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों की सूची 2 में दिए गए समृद्ध पोषक तत्वों के साथ सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 में खाद्य पदार्थ तथा पोषक तत्व हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो पपीता से हमें क्या मिलेगा। पपीता से विटामिन ए मिलेगा। तो एक मिनट A, B, C and D। तो पहले का हो जाएगा 4। तो पपीता से हमें विटामिन ए मिलेगा, संतरा से हमें विटामिन सी मिलेगा तो बी का हो जाएगा 3। खजूर से हमें लौह मिलेगा तो सी का हो जाएगा 1 एंड रागी से हमें कैल्शियम मिलेगा तो डी का हो जाएगा 4। तो 4, 3, 1 और 2, यहाँ पे 2 होगा। 4, 3, 1 और 2 किस में है तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही होगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। तो पहला का हो जाएगा 4, दूसरा का हो जाएगा 3, इसका पहला इसका दूसरा, ऑप्शन सी सही है। पपीता का होगा विटामिन ए, संतरा से होगा विटामिन सी, ये तो सभी जानते हैं। खजूर से हो जाएगा हमारा लौह और रागी से कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा 2 को मिलाना है अच्छा ये तो हमारा किया हुआ ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। किण्वन से क्या बनता है, किण्वन से क्या बढ़ता है, किण्वन से क्या बढ़ता है, पाचनशीलता,
किण्वन से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए या फिर प्रोटीन, कुल प्रोटीन। तो किण्वन से पाचनशीलता बढ़ता है, ऑप्शन ए सही होगा। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक में विघटन हो जाता है। किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती है, खमीरीकरण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादक का कार्य करती है। खमीर मिलाकर ही अधिकतर डबल रोटी, नॉन रोटी या फिर विशेष पिज्ज़ा बेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पदार्थों की कमी का प्रचलन है। तो भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पदार्थों की कमी का प्रचलन है। तो कौन है? विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह, विटामिन डी। अब इसमें से सही विकल्प को चुनना है कि भारत में किसकी ज़्यादातर कमी है। आंसर कूट में हमें देना है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और डी। भारत पर विटामिन ए, लौह तत्व और फॉलिक एसिड जनित सूक्ष्म पोषक पदार्थों का उच्च प्रचलन है। यहाँ पर ए, विटामिन ए और डी सही होगा। विटामिन ए, लौह तत्व और फॉलिक एसिड जनित सूक्ष्म पदार्थों का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। तो कौन कौन सी है? घींगा को गलकंड भी बोलते हैं जो कि आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अल्पभार एवं रक्ताल्पता और इसमें से सही विकल्प को चुनना है हमें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। घींगा गलकंड जो कि आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि हमें रात को या फिर अंधेरे में नहीं दिखता है। अल्पभार ने घींगा, गलकंड, रतौंधी और रक्ताल्पता एनीमिया के भी बीमारी सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकार है। तो ये बीमारी होती है हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है? तो निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है? तो ऑप्शन ए है मातृ कुपोषण, ऑप्शन बी है गरीबी, तनाव या गलत स्तन त्याज्यता। तो बच्चों में पीईएम का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तनाव बच्चों में पीईएम का कारण है। पीईएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं पहले भी ऑलरेडी करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। पहला ऑप्शन है प्रतिजैविक निर्माण, फैगोसाइट क्रिया, उत्तक अखंडता या उपरोक्त सभी। तो कुपोषण मानव शरीर पे विभिन्न रक्षा प्रणालियों पे विपरीत प्रभाव डालता है। इसका क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। प्रतिजैविक निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, उत्तक अखंडता आदि कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।
कुपोषण उस अवस्था को कहा जाता है जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं। तो नहीं मिलते हैं उसे ही कुपोषण कहते हैं। ये तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो नहीं मिलते हैं अथवा कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कम मिलते हैं, इस कारण मनुष्य की शारीरिक वृद्धि, समुचित विकास तथा कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 में दिए गए लक्षणों का सूची 2 में दी गई बीमारियों से मिलान करना है। तो सूची 1 में दी गई लक्षणों का सूची 2 में दी गई बीमारियों से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या है। तो सबसे पहले आता है एस्टिएटोरिया। इसका किससे होगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा बनाने में इजी होगा। ABCD डी तक ही है ना, हाँ डी तक है। तो एस्टिएटोरिया किसके कारण होता है। तो एस्टिएटोरिया कुअवशोषण के कारण होता है। तो इसका हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट है न्यूरोसाइकेट्रिक किसके कारण होता है। तो ये होता है हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मूत्र में प्रोटीन आना। तो मूत्र में प्रोटीन आना, प्रोटीन की अत्यधिक क्षति किसके कारण होती है। तो इसमें होगा नेफ्रोटिक संरक्षण के कारण। इसका 5 नंबर हो जाएगा। और फिर है प्लेटलेट एकत्रीकरण किसके कारण होता है। तो प्लेटलेट एकत्रीकरण CVD यानी ऑप्शन 2 के कारण होता है। तो ये कहाँ है, 4, 1, 5, 2, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। तो भारत में पोषक तत्वों की कमी से पाई जाने वाली बीमारी है तो कौन है। ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी या फिर विटामिन सी की कमी। तो कौन होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण के कारण। ये क्वेश्चन TGT राजस्थान में पूछा गया है। जो लैब असिस्टेंट वाले हैं ना, उनको लगता है कि मैम उनकी तैयारी नहीं करवा रही है। तो देखिए ये मिक्सअप क्वेश्चन लाया गया है और आप सभी के एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये TGT राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में पोषण तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है तो ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण के कारण। भारत में पोषक तत्वों की कमी से, इसको थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं। भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण है। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण बच्चों तथा महिलाओं के रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों के शिकारी बन जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कुपोषण से पीड़ित लोगों को आहार में सबसे ज़्यादा किसकी शामिल करना चाहिए। तो प्रोटीन की शामिल करना चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया 31 नंबर क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन है और कारण है, वह देखना है हमें। देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ हम ये देखते हैं, हमारा कथन है, अभी कथन है कि पोषण संक्रमण के कारण
पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की है। अल्प पोषण व अधिक पोषण की रोकथाम कारण है भारतवर्ष में जनसांख्यिकीय संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की संख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें से क्या सही है? कथन और कारक दोनों को ध्यान से देखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारत में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की है, अल्प पोषण एवं अधिक पोषण। लेकिन ये कहना गलत है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है, ये गलत है। नेक्स्ट पे हम आते हैं। सूची 1 और इसमें भी सूची 1 और 2 को मिलान करना है। यहाँ पे दिया गया है, कूट में आंसर देना है। कूट वाले क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये तो इतने बड़े होते हैं कि पढ़ते पढ़ते लगता है कि कितना टाइम आदमी का निकल जा रहा है। इसमें पहला है आहार सर्वेक्षण। दूसरा है मानवमिति। तीसरा है जीव रासायनिक। चौथा है रोग विषयक एंड पांचवा है MUAC। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ABCD। ऐसे करने से क्या होता है ना कि जो भी हम आंसर ढूंढ चुके होते हैं उसको दोबारा ढूंढने की नहीं ज़रूरत होती, वो मिसप्लिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा आहार सर्वेक्षण का? आहार सर्वेक्षण का आंसर होगा FFQ। ऑप्शन ए से सही होगा 3। मानवमिति से होगा MUAC। तो MUAC कहाँ है? हाँ, तो ये यहाँ पे 5, बी का होगा 5। एंड जीव रासायनिक का होगा HB। एंड रोग विशेषज्ञ का होगा विटा स्पॉट। कहाँ गया विटा स्पॉट? इसका 1 और इसका 2। 3, 5, 1, 2। 3, 5, 1, 2 डी में है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अभी कथन और कारक वाले हैं। पिछला भी आपने जो क्वेश्चन देखा ना UGC नेट एग्ज़ाम का 3rd पेपर का है, ये जून 2012 का क्वेश्चन है। और अभी भी आप जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो भी UGC नेट एग्ज़ाम 2018 का है, पेपर 2 के ये क्वेश्चन है। नेट के क्वेश्चन ही इतने बड़े बड़े होते हैं। अभिकथन है कि कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। और कारक में दिया है कि अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें से कौन सा सही होगा? कुपोषित तो क्या सही होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं, ये बात सही है, लेकिन अत्यधिक कुपोषण की स्थिति में अवस्था में माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने देख लिया था, ये है
34 नंबर क्वेश्चन, ये भी कूट वाले क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, ये भी क्वेश्चन नेट एग्ज़ाम 2018 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। ये 2018 के क्वेश्चन है पेपर 2 के। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को सूची 1 और 2 में दिए गए उनके पोषक तत्वों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ हम देखते हैं टिटेनी। तो टिटेनी किसकी कमी के कारण होता है, तो टिटेनी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो इसका हो जाएगा, पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कूट A B C D और E। तो टिटेनी कैसे किसकी कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण। और एग्नुलियर एस्टोमेलाइटिस किसके कारण होता है, तो एग्नुलियर एस्टोमेलाइटिस राइबोफ्लेविन के कारण होता है। तो राइबोफ्लेविन कहाँ है, यहाँ है, राइबोफ्लेविन के कारण होता है। और मैक्रोसिटिक नॉन मैक्रोमिक एनीमिया ये किसके कारण होता है, तो ये फॉलिक एसिड के कारण होता है। फॉलिक एसिड कहाँ है, यहाँ है, फॉलिक एसिड के कारण होता है। एंड जिंजेवाइटिस किसके कारण होता है, तो जिंजेवाइटिस एस्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है। और नेक्स्ट बचा काइलोनीचिया किसके कारण होता है, तो ये लौह तत्व के कमी के कारण होता है। लौह तत्व के कमी के कारण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 4 6 1 3 5 4 6 1 3 यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ये नेट 2018 पेपर 2 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो पहला में दिया गया है स्कर्वी। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का है, 2005 में पूछा गया था और ये सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। तो स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, तो ये तो रट्टा मार गए होंगे आप सब, मैंने विटामिन के 2 या 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है। तो स्कर्वी रोग कहाँ गया, स्कर्वी रोग, हाँ, विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं ही बता देती हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं AVC और D, इतना ही है ना। हाँ, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और क्रेटोमलेशिया किसके कारण होता है, तो क्रेटोमलेशिया विटामिन ए के कारण होता है। तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। और एंगुलर सेस्टोमाइटिस किसके कारण होता है, तो ये राइबोफ्लोविन के कारण होता है। और नेक्स्ट है परनीशियस एनीमिया किसके कारण होता है, तो ये विटामिन 12 के कारण होता है। विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन के कमी से भी पूछ सकता है या फिर विटामिन B12 की कमी से पूछ सकता है। कौन सी एनीमिया होती है, तो परनीशियस एनीमिया होती है। तो 1 5 2 और 3, 1 5 2 और 3 कहाँ है देखते हैं, तो ये लास्ट में है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। मैरामस, स्कॉर्वी, वेरी या फिर घेंगा रोग। तो कौन सा रोग भोजन में प्रोटीन और कैलोरी के गंभीर कमी के कारण होता है, तो यहाँ होगा, यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा, मैरामस।
इसको विस्तार से समझ लेते हैं क्योंकि इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। मैरामश भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। यह रोग अधिकांशतः निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है, जिसके आहार में न केवल प्रोटीन की कमी होती है अपितु ऊर्जा का भी अभाव रहता है। यह रोग उस परिस्थिति में भी हो जाता है जब माँ जल्दी जल्दी गर्भधारण करती है और दो बच्चों में तीन साल का अंतराल नहीं रखा जाता है। तो 3 साल का अंतराल ज़रूरी है। 2 बच्चों में 3 साल का अंतराल रखना चाहिए, नहीं तो बच्चे आपके मैरामश के शिकार हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी गर्भधारण की दशा में माँ शिशु का स्तनपान कराना छुड़ा देती है, परंतु उसके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि नहीं खिला पाती। ऐसी परिस्थिति में बालक को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग हो जाता है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग किसे कहते हैं? तो मैरामश को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है बड़े इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखते हैं वीडियो को एकदम धीरज के साथ तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। तो उच्च प्रोटीन आहार किस रोग में दिया जाता है? तो उच्च प्रोटीन आहार कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप की दशा में या रक्ताल्पता में। तो उच्च प्रोटीन कब दिया जाता है? तो उच्च प्रोटीन कुपोषण की दशा में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। कुपोषण की दशा में कुपोषण की दशा यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है और यह एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता से होती है, जिसके कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। लक्षण लंबाई एवं वजन में कमी, नींद का कम आना एवं भूख कम लगता है। तो कुपोषण के लक्षण क्या है? आप सब अभी ध्यान से सुने। लंबाई एवं वजन में कमी आ जाती है, नींद कम आने लगता है एवं भूख भी कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो तो उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा मांसपेशियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्वाशीओरकर, सूखा रोग, स्कर्वी या फिर बेरी। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं? तो ऐसे रोग को सूखा रोग कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो उसे सूखा रोग कहा जाता है। यह रोग 6 माह से 18 माह के शिशु को होता है। तो यह रोग 6 माह से 18 माह के शिशु को होता है। आप सब अभी ऑप्शन और क्वेश्चन मिला रहे। अभी मैंने कुछ देर पहले पूछा था, टीजीटी 2019 का क्वेश्चन था मैरामश रोग, उसी को सूखा रोग बोलते हैं, मैरामश रोग को ही। और मैरामश रोग भी 6 से 18 माह के बच्चों को ही होता है और सूखा रोग भी 6 से 18 माह के बच्चों को होता है। और क्या था, 4 वर्ष के बच्चों में भी यह पाया जाता है। लक्षण है इसके सूखा रोग के कि सूजन बिल्कुल नहीं आता, वजन अत्यंत कम हो जाता है, शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती और शिशु अधिक उम्र का दिखाई देता है। तो आपने अभी देखा ना, शिशु अधिक उम्र के दिखाई देता है और 6 से 18 माह के बच्चों में होता है और ये 4 वर्ष के बच्चों में भी इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं और शिशु कम उम्र में ज़्यादा उम्र का दिखाई देने लगता है। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। तो कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है पीलिया में, कुपोषण में, हेपेटाइटिस में या फिर वायरल में। तो कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता किस में होती है? तो ये इसमें भी कुपोषण ही होगा। प्रोटीन युक्त आहार की भी आवश्यकता कुपोषण में होता है। उच्च प्रोटीन युक्त और कम प्रोटीन युक्त आहार की भी आवश्यकता कुपोषण में होती है। इसके बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बड़े ही विस्तार से बताया था कि शरीर के लिए
शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण बच्चों तथा महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित व्यक्तियों को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। जब पीलिया, हेपेटाइटिस तथा वायरल फीवर हो तो ऐसे में प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता न के बराबर होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैरामश रोग। तो मैरामश रोग तो अभी हमने देखा था इसके ऊपर। वैसे ये क्वेश्चन ना पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 का है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। और मैरामश रोग होता है, ये भी क्वेश्चन पीजीटी 2009 का है। ये क्वेश्चन भी 2009 में पूछे गए हैं पीजीटी में। तो मैरामश रोग होता है, अभी हमने इसके ऊपर देखा था कि मैरामश रोग आहार में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। इस रोग से पीड़ित की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है तथा सामान्य से कम ताप, कमजोर मांसपेशियां तथा पेट का सिकुड़न आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी से मैरामश रोग होता है। यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन दिया है तो हम इसे भी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मोटापे के कारण है। तो निम्न में से मोटापे का कारण क्या है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब क्वेश्चन ऑप्शन देख के ही टिक कर दिए होंगे कि ज़्यादा जो खाएगा वो तो मोटा होगा ही, खा कर बैठेगा। तो ज़्यादा खाने से मोटापे रोग के शिकार होते हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से शरीर में वसा का जमाव होने लगता है, जिससे मोटापा होता है। मोटापा रोकने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो नहीं हो तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट करके हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना क्या लक्षण प्रदर्शित करता है? तो त्वचा का झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना क्या लक्षण प्रदर्शित करता है? ये 2004 के टीजीटी का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ये टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है कि त्वचा झुर्रियों युक्त उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का या फिर कोई नहीं। तो क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए सही होगा। आप देख रहे हैं कि इस सब से रिलेटेड हर साल एग्ज़ाम में 4 या 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें। तो कुपोषण का हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। त्वचा का झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। जब शरीर को भोजन द्वारा सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते, तब वह शारीरिक अवस्था कुपोषण कहलाती है। शरीर के लिए निर्धारित मात्रा में से कम पोषक तत्वों का मिलना अल्प पोषण तथा आवश्यकता से अधिक पोषण मिलना अतिक पोषक कहलाता है। ये दोनों ही कुपोषण की स्थिति है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैरामश से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है या इनमें से कोई नहीं। तो मैरामश से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है। जब बच्चे कमज़ोर होते हैं तो ही चिड़चिड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम भी कमज़ोर होते हैं तो कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर भूख लग जाए तो इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है।
मैरामस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है। यह बीमारी प्राय 1 वर्ष से कम बच्चों को होती है। इससे शरीर की वृद्धि में अवरोध होता है तथा लंबाई की अपेक्षा भार में अधिक कमी आती है। ये टीजीटी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, आज 50 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट 50 करके करेंगे। इसमें अध्याय 1 से 135 क्वेश्चन है। मैरामस बीमारी पाई जाती है तो 6 माह से कम आयु के बच्चे में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में, या 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे में, या फिर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैरामस रोग से पीड़ित बच्चों का, तो इसमें होगा ऑप्शन बी सही, 1 वर्ष से कम बच्चों में। आयोग ने इसी को सही आंसर माना है और ये भी टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैरामस बीमारी पाई जाती है। मैरामस शिशु एवं छोटे बच्चों लगभग 1 वर्ष तक के में होने वाला एक रोग है जो भोजन में प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। इससे पीड़ित बच्चा उल्टी दस्त करता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शरीर दिन व दिन सूखता जाता है तथा मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं एवं पेट बढ़कर आगे की तरफ निकल जाता है मैरामस रोग में। नेक्स्ट देखते हैं, पायरिया रोग होता है। ये भी किसी को बताने के, बहुत से तो आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ऑलरेडी पायरिया बीमारी होगी। तो ये कानों में, दांतों में, आँखों में या नाकों में? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पायरिया रोग दांतों में होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। तो पायरिया रोग दांतों में होता है। दांतों को ठीक प्रकार से सफाई न करने से पायरिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में मसूड़ों से खून एवं पस निकलता है तथा श्वास में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुपोषण तथा डैश में गहरा बंधन है। तो किस में कुपोषण तथा किस में गहरा बंधन है? चिंता, प्रसन्नता, समर्थता एवं सुंदरता। तो कुपोषण तथा चिंता में गहरा बंधन होता है, ऑप्शन ए सही होगा। कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। कुपोषण किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास की स्थिति है जो असंतुलित अथवा अपर्याप्त आहार के कारण अथवा व्यक्ति में किसी रोग के कारण पोषण तत्वों के अवशोषण अथवा सर्वांगीकरण की क्षमता के अभाव से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? हृदय संबंधी रोग में, कुपोषण में, मधुमेह में या फिर सुपोषण में? तो हृदय संबंधी रोग में तो हम वसा की मात्रा कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, मधुमेह भी नहीं बढ़ाएंगे, और सुपोषण है तो हमें क्या उन्हें बीमार करना है कि वसा बढ़ाएंगे? तो वसा की मात्रा कुपोषण की स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए। ये टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी 2010 में। तो वसा की मात्रा कुपोषण की स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए। वसा की मात्रा कुपोषण की स्थिति में वसा कुपोषण रोकने में सहायक होते हैं अतः कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? यह भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो 1 ग्राम वसा से हमें 9.2 या फिर सिर्फ 9 भी दिया रहे तो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की प्राप्ति के मुख्य स्रोत है। वसा की प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? तो तेल है, घी है, मक्खन है या फिर तेल युक्त बीज आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा एवं प्रोटीन। तो क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये इसका होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन की कमी से। अभी आपने ऊपर से नीचे तक इतने सारे क्वेश्चन देखे, अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। ये देखिए, ये भी टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है।
तो क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। यह रोग शाकाहारी भोजन पर आश्रित होने वाले बच्चों को अधिक होता है, जिनका प्रोटीन आपूर्ति स्रोत मात्र वानस्पतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्यूनोग्लोबिन इनमें से किस नाम से जानी जाती है? तो इम्यूनोग्लोबिन किस नाम से जानी जाती है? ये टीजीटी झारखंड का पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। तो इम्यूनोग्लोबिन किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन डी एंटीबॉडीज़। इम्यूनोग्लोबिन को एंटीबॉडीज़ के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी है, तो कौन सी है? पौष्टिकता की बढ़ोतरी से कौन सी बीमारी है? फ्लोरोसिस और मोटापा, ग्वाइटर और मोटापा, फ्लोरोसिस और गोटरेट, फ्लोरोसिस और कैटरनिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फ्लोरोसिस और मोटापा पौष्टिकता की अधिकता से होने वाली बीमारी है, और ये भी टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही होगा। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली बीमारी 2 बीमारी फ्लोरोसिस और मोटापा है। मोटापा में व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में वसा जमा हो जाता है, जो एक प्रकार से रोग का कारण होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। आगे के जो भी क्वेश्चन है ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी अच्छे तरह से करिए, अपना ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।